सूर्यमुखी गांव के किनारे फैला हुआ नील सागर सुबह की सुनहरी किरणों में चमक रहा था। दूर दूर तक फैली लहरें मानो आसमान से बातें कर रही थी। समुद्र के किनारे एक छोटी सी लकड़ी की नाव पर एक बूढ़ा मछुआरा और उसकी जवान बेटी जाल खींच रहे थे। काव्य बेटा, जल्दी जाल अपनी तरफ खींच। लगता है आज बहुत सारी मछलियां फंसी है। जी बाबा। काव्य ने पूरी ताकत लगाई। कुछ ही पलों में दोनों ने मिलकर भारी जाल को नाव में खींच लिया। जाल सचमुच मछलियों से बड़ा था। वाह बाबा, आज तो बहुत सारी मछलियां मिली हैं। गोपाल मुस्कुरा दिया। हाँ बेटी, आज भगवान ने हमारी मेहनत का फल दे दिया। दोनों मछलियों को लकड़ी के बड़े डिब्बे में रखने लगे। उसी दौरान काव्य की नजरें एक छोटी सी मछली पर गई जो पानी से बाहर निकलकर तड़प रही थी। वह कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, बाबा, ये मछलियां पानी के अंदर सांस लेती है ना? गोपाल ने सिर खुजलाया। हाँ, शायद शायद। अरे बेटा, मैं कौन सा बहुत पढ़ा लिखा हूँ। जितना जानता था तुझे स्कूल भेजकर तुझसे ज्यादा सीख लिया। काव्या हंस पड़ी, फिर समुद्र की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। बाबा, कभी कभी सोचती हूँ कि काश मैं भी मछली होती। गोपाल चौंक गया। क्या? हाँ, मैं समुद्र के अंदर की दुनिया देखना चाहती हूँ। अंदर की दुनिया? हाँ, वहाँ कैसी जगह होती होंगी, कैसी मछलियाँ रहती होंगी, उनके घर कैसे होते होंगे, क्या वहाँ भी बगीचे होते होंगे, क्या वहाँ भी दोस्ती होती होगी। गोपाल ने गहरी सांस ली। हाँ, समुद्र बहुत रहस्यमय होती है बेटी। तो क्या कोई इंसान कभी उसके अंदर की दुनिया देख पाया है? शायद कुछ लोग, लेकिन हमारे जैसे साधारण लोग नहीं। काव्य की नजर दूर चमकती लहरों पर टिक गई। फिर भी एक दिन में समुद्र के अंदर की दुनिया जरूर देखूंगी। गोपाल हंस पड़ा। बस यही करना बाकी रह गया है। कहीं सच में देखने मत चली जाना। नहीं बाबा, लेकिन उसके दिल में समुद्र के रहस्यों को जमाने का चाह और गहरी सांस होती है। शाम को दोनों मछलियां बेचकर घर लौटे। उनकी छोटी सी झोपड़ी गांव के किनारे बनी हुई थी। झोपड़ी के बाहर सरस्वती अम्मा सिलबट्टे पर मसाले पीस रही थी। अरे दादी, काव्य दौड़कर उनके पास पहुंची। आप फिर काम कर रही हैं? तो क्या करूं? बेटी बेटी बूढ़ी हो जाओ। आप पहले ही बूढ़ी हैं। ये सुनकर तीनों हंस पड़े। अब बस कीजिए, आज मैं खाना बनाऊंगी। अच्छा? और आज मछली भी ज्यादा मिली है, तो आज दावत होगी। कुछ देर बाद काव्य चूल्हे पर खाना बनाने लगी। मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। रात को तीनों साथ बैठकर खाना खाने लगे। गरीबी थी, लेकिन उनके बीच प्यार की कोई कमी नहीं थी। खाना खाने के बाद गोपाल सो गया। काव्य अपनी दादी के पास लेट गई, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी नींद नहीं थी। दादी, एक बात पूछूं? पूछ। क्या कोई इंसान कभी समुद्र के नीचे रह सकता है? सरस्वती अम्मा मुस्कुराई। आज फिर वही समुद्र वाली बातें। दादी बताओ ना। दादी ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे धीरे कहना शुरू किया। बहुत साल पहले एक पुरानी कथा सुनने को मिली थी। कौन सी कौन सी? नील लोक की कथा। नील लोक? कहते हैं समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा नगर था जहां लोग पानी के बीच रह सकते थे। काव्य की आंखें चमक उठी। सच? पता नहीं। फिर? कहते हैं वह नगर इतना सुंदर था कि वहां की दीवारें भी मोतियों की तरह चमकती थी। वाह! लेकिन समय के साथ वह दुनिया लोगों की नजरों से गायब हो गई। काव्य मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही।
दादी, अगर वह जगह सच में हो तो शायद भाग्यशाली लोग ही वहां पहुंच पाते होंगे। और मैं? तू तो पहले सो जा। दादी। काव्या। ख्वाब देखना अच्छी बात है। हाँ, लेकिन कभी-कभी भगवान उन ख्वाबों को सच भी कर देते हैं। काव्या मुस्कुरा दी। धीरे-धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। उस रात उसे एक अजीब सपना आया। वह नील रंग के चमकदार कपड़े पहने समुद्र के अंदर चल रही थी। चारों तरफ रंग बिरंगी मछलियां थी, नीली रोशनी थी, चमकते पौधे थे और कांच से बना एक विशाल महल था। वाह! काव्या आश्चर्य से सब कुछ देख रही थी। मैं पानी के अंदर सांस भी ले पा रही हूँ। वह हंसते हुए आगे बढ़ी। उसके सामने एक विशाल दरार खुला। दरार के ऊपर चमकते अक्षरों में लिखा था, ओशन काउन। अचानक पीछे से किसी ने आवाज लगाई, काव्या, काव्या, काव्या उठ जा। छप्पा। ठंडे पानी की बूंदें उसके चेहरे पर गिरी। वह घबराकर उठ बैठी। सामने सरस्वती अम्मा खड़ी थी। दादी। हाँ महारानी जी, आपने मेरा सपना तोड़ दिया। अच्छा? मैं समुद्र के अंदर महल देख रही थी। दादी हंस पड़ी। पहले उठ जा। उफ। काव्या जल्दी से नहा धोकर तैयार हुई। माँ को गुजरे 4 साल हो चुके थे। अब घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। कुछ देर बाद वह फिर अपने बाबा के साथ समुद्र किनारे पहुंच गई। दोनों जाल डालकर मछलियां पकड़ने लगे। कुछ समय बाद गोपाल मछलियां लेकर बाजार चला गया। काव्या अकेली समुद्र किनारे रह गई। आज समुद्र असामान्य रूप से शांत था। कई घंटों बीत गए, लेकिन जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। अरे, आज सब कहाँ गायब हो गई? तभी पीछे से एक आवाज आई, शायद उन्होंने हड़ताल कर दी है। काव्या चौंक मुड़ी। उसके सामने एक लंबा, स्मार्ट और मुस्कुराता हुआ युवक खड़ा था। सफेद शर्ट, सनग्लासेस और हाथ में कैमरा। तुम कौन हो? युवक मुस्कुराया। मेरा नाम आरव है। तो कुछ नहीं, फिर बस सोच रहा था कि बेचारे समुद्री जीवों को आज छुट्टी मिलनी चाहिए। काव्या ने आंखें तरेरी। हमारा काम ही मछली पकड़ना है, लेकिन उन्हें भी जीने का अधिकार है और हमें खाने का पॉइंट। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे, फिर आरव मुस्कुरा दिया। वैसे तुम कोशिश गलत कर रही हो। क्या मतलब? जाल ऐसे नहीं फेंकते। अच्छा, हाँ, तो करके दिखाओ। आरव ने आत्मविश्वास से जाल उठा लिया। अब देखना। वे हीरो की तरह समुद्र की तरफ बढ़ा, लेकिन अगले ही पल उसका पैर जाल में उलझ गया। अरे ओ, बचाओ! छप्पा। वह धीरे पानी में गिर गया। मुझे तैरना नहीं आता। काव्या ने माथा पकड़ लिया। हे भगवान! और बिना एक पल गवाए समुद्र में कूद गई। जारी रहेगा पार्ट 2 में। काव्या और आरव की दोस्ती कैसे शुरू होगी? दोनों के बीच प्यार कैसे पनपेगा? आरव की असली पहचान क्या होगा? और कैसे काव्या की किस्मत उसे एक रहस्यमय शाही परिवार तक पहुंचाएगी?